तो यूट्यूब के i5 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में आपके लिए आए हैं हिंदी वर्णमाला, जो कि हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। जिन बच्चों को अगर ये वर्णमाला शुद्ध तरह से नहीं आती है तो उन्हें हिंदी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं हिंदी में, चाहे वो संधि का टॉपिक हो, चाहे वो समास का टॉपिक हो, चाहे वो कोई वैसा टॉपिक हो यानी अशुद्धियों वाला टॉपिक हो, चाहे कैसा भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि ये हिंदी का बेसिक है, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी वर्णमाला से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा हिंदी वर्णमाला। आज तुम हिंदी वर्णमाला के मास्टर बन जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। आप हर किसी को आसान तरह से जवाब दे सकते हो। आपने सुना होगा, कुछ कहते हैं हिंदी के 52 वर्ड होते हैं, कुछ कहते हैं 49 होते हैं, कुछ कैसे, मतलब ये सारी चीजें, स्वर कितने होते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में डिटेल में देने वाला हूं और बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में टोटल जो वर्ड होते हैं वो आपको पता होगा 52 होते हैं। हिंदी की जो हमारी वर्णमाला होती है उसमें कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, जिसमें 49 प्लस 3 के रूप में ये विभक्त होते हैं। ठीक है, यानी 49 और 3 अलग। ठीक है, यानी टोटल लिखित रूप में 52। अगर अपनी जो आपने देखा होगा कक्षा 1 या 2 में आपने छोटा बड़ा पढ़े होंगे, तो उसमें अगर आप काउंट करोगे तो आप वहां पे काउंट कर पाओगे सिर्फ 49। देखना, अगर किसी के पास बुक हो तो जरूर देखना, उसमें काउंट कर पाओगे। कितने कर पाओगे? 49 ही हिंदी वर्णमाला के काउंट कर पाओगे। अब ये 3 कहां से आई, ये सारी जानकारी अब मैं इसमें देने वाला हूं। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है अगर पूछा जाए तो स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। ठीक है, ये जो होते हैं ऊपर वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऋण, ए ऐ ओ औ, यहां तक क्या कहलाते हैं? स्वर। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही अंग और अह, ये दोनों कहलाते हैं अयोग बहा। क्या कहलाते हैं? अयोग बहा। ठीक है, ये आगे अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है, तो स्वर कितने हो गए? 11, 2 ये 13। वैसे तो जर्नली छोटेपन में आपने पढ़ा होगा 13 स्वर, 13 नहीं, लेकिन स्वर कितने होंगे? 11। ये दोनों क्या कहलाते हैं? अयोग बहा कहलाते हैं। ठीक है, आधे स्वर और आधे व्यंजन, इस वजह से इन्हें बोल देते हैं अयोग बहा। ना ही ये पूरे स्वर हैं, ना ही ये पूरे व्यंजन है। ठीक है, अब व्यंजनों की संख्या, व्यंजन कौन कौन से होते हैं पहले मैं ये चीजें बता दूं आपको। ये 52 कैसे होते हैं? ठीक है, तो ये 11 हो गए, 11 और 2 13। ठीक है, अब 5 ये हो गए, का खा गा गाड़ा। ठीक है, चा छा जा जा हुआ, टाठा डाडाना। ठीक है, ताथा दाधा ना, पाफा बाभा माँ। ये 25 जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा भी व्यंजन होते हैं, या रा ला बा। ठीक है, शा 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 हा। ठीक है, छात्राज्ञा, यानी कि यहां तक, अगर मैं बोलूं यहां तक ही आपने देखा होगा हिंदी वर्णमाला में ये अक्षर होती हैं, यहां से लेके यहां तक। ये अगर काउंट करोगे, देखो 13, ठीक है, और 25, 13 और 25 कितने हो गए? 13 25 हो गए 38। ठीक है, 13 25 38, 38 और 4 42, 42 और 4 46 और 3 49। तो ये जो 49 जो होते हैं वो लिखित रूप में, जो कि हमारी हिंदी किताबों में होते हैं। अब जो 3 आए वो कहां गए? एक तो होता है ये श्री वाला, ये कभी आपने छोटा बड़ी वाली वर्णमाला में नहीं देखा होगा। ठीक है, लेकिन हम इसे लिखते हैं, ये 2 का संयुक्त रूप होता है। ये वैसे संयुक्त व्यंजन कहलाता है, देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, यानी कि और 2 ये होते हैं डा और डा, यानी कि इनके नीचे बूंदी वाला। ये देखो बिना बूंदी वाले यहाँ पे रहे, ठीक है, लेकिन बूंदी वाले ये वाले होते हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो ये 3 अगर जोड़े जाएंगे तो 49 और 3 कितने हो गए? 52। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में ये 52 अक्षर होते हैं। आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि 52 किस प्रकार से होते हैं, यानी कि कौन से 3 होते हैं। तो 3 ये 3 होते हैं। ठीक है, आप किसी को भी जवाब दे सकते हो। ठीक है, बाकी 49 ये हमारे लिखित रूप के होते हैं। ठीक है, अगर इन्हें स्पेशली पूछा जाए तो इन 25 को बोलते हैं स्पर्श, और यारा लावा को बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। शाह शाह को बोलते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। और इन्हें छात्राज्ञा और श्रा, इन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है 2 व्यंजनों से मिलकर बनना। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी वर्णमाला की जानकारी मिल गई होगी कि कैसे ये अक्षर होते हैं। ठीक है, चलिए अब इन्हें डिटेल में आपको समझाता हूं कि स्वर को वर्गीकरण करता हूं। स्वरों का, सिर्फ किसका? स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वरों को किस किस प्रकार बांट सकते हैं। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण क्या है? स्वर कितने हैं हमारे? 11। अब 11 को अगर मैं वर्गीकरण करता हूं तो हाश्व स्वर क्या होते हैं? हाश्व स्वर, जिन्हें हम छोटे स्वर बोलते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से?
छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण, ये चार क्या हो कहलाते हैं, हाश्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, यानी स्वरों को भी अलग अलग नाम दिया गया है, हाश्व स्वर, दीर्घ स्वर, इस प्रकार से, यानी छोटे बड़े आपने सुना होगा। ठीक है, और उसके अलावा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ए, ओ, औ, यानी कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7, जिन्हें बड़े स्वर हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 7 और 4 कितने हो गए, 11, यानी कि इन स्वरों को इस प्रकार हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अयोग बहा रह गए, उन अयोग बहा का नाम क्या है, अंग और अह। ठीक है, अयोग बहा क्या होते हैं, अंग और अह, लेकिन रियल में अयोग बहा कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, एक तो अंग है, और अंग का भी स्पेशली नाम अयोग बहा में अनुस्वर बोलते हैं इसे। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, अयोग बहा, लेकिन अलग अलग अगर पूछा जाए तो इसको क्या बोलेंगे, अनुस्वर, और इस जो पीछे बुंदी है अंग को क्या बोलेंगे, विसर्ग बोलेंगे। ठीक है, तो इनके अलग अलग नाम दे दिए गए, अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है, अयोग बहा के दोनों के नाम है, इसे क्या बोलेंगे, विसर्ग, और इसे क्या बोलेंगे, अनुस्वर। ठीक है, एक और होता है, ये वाला अंग आपने देखा होगा, लेकिन ये चंद्र बिंदु के रूप में बहुत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे चांद लिखा जाए, कुछ भी लिखा जाए तो उस समय प्रयोग किया जाता है। ये भी एक अयोग बहा ही है, लेकिन इसका नाम क्या, अनुनासिक, इसे क्या बोलते हैं हम, अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु वाले को क्या बोलते हैं, अनुनासिक। यानी अयोग बहा, ये सब क्या कहलाएंगे, अयोग बहा, लेकिन अयोग बहा का नाम पूछा जाए तो अलग अलग अगर डिफाइन करें तो अनुस्वर, विसर्ग और अनुनासिक, ये 3 होते हैं अयोग बहा। ठीक है, और स्वर कौन से, हाश्व स्वर और दीर्घ स्वर, हाश्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर 7। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, अब व्यंजन को डिफाइन करते हैं, व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए, आप आंसर दोगे 33। ठीक है, अब आप कहोगे सर 33 और 11 जोड़े तो 44 होंगे। ठीक है, और अगर मैं 2 अयोग बहा लगा दूं तो 46 होंगे, लेकिन फिर 33 कैसे, तो ये सारी जानकारी आगे मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 25 मैंने बताए थे, यानी कि ये 25 क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, यानी कि जो 5-5 की जो कड़ी बनी हुई होती है, यहां तक ये कहलाती है स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है, 25। ठीक है, 25 तो ये हो गए। उसके अलावा अंत्यस्थ व्यंजन, या रा लाबा, इन्हें बोलते हैं अंत्यस्थ व्यंजन, आपको नाम याद हो जाना चाहिए, या रा लाबा को क्या बोलते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, कितने होंगे, 4। ठीक है, उसके अलावा ऊष्म और संघर्षी, दोनों इसी का नाम है, ऊष्म और संघर्षी। ठीक है, शा शा हा, शा शा हा, ये भी कितने हैं, 4, यानी कि इतने ही सिर्फ व्यंजन कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर वो कहां गए, छात्राज्ञा, वो है संयुक्त व्यंजन, इस वजह से वो पूर्ण व्यंजन नहीं है, क्योंकि वो संयुक्त है, यानी 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ठीक है, इस वजह से वो व्यंजन की गिनती में नहीं आते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो इस प्रकार से व्यंजनों की संख्या होती है 33, और स्वरों की संख्या 11। बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं जो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं कैसे बनते हैं, और द्वियुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में डिटेल, संयुक्त व्यंजन और द्वियुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन मैंने आपको अभी पीछे बताए भी थे, लेकिन मैं आपको और स्पेशली डिफाइन करके बताता हूं। ठीक है, जो छात्राज्ञा, ठीक है, छात्राज्ञा और श्रा, और कोई भी 2 अक्षर, कोई भी मिलके 2 अक्षर अलग अलग होने चाहिए, पर कैसे होने चाहिए, अलग अलग। ठीक है, एक जैसे नहीं, जैसे यहाँ पे ता और या ये अलग अलग हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, तो जो हमारे तीनों या जो 4 जो संयुक्त व्यंजन है वो किस संयुक्त मतलब होता है, 2 चीजों से मिलकर बनना। तो 2 किन व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, तो छा बनता है का और शा से मिलकर, यानी छतरी वाला जो छा बनता है का और शा से मिलकर बनता है छा। ठीक है, त्रा जो बनता है त्रिशूल वाला, वो ता प्लस रा से मिलकर बनता है, आधा ता प्लस रा। आप बना के देखना, यही बनेगा। ठीक है, अगर कंप्यूटर टाइपिंग करी होगी तो इस प्रकार से ही बनता है। ठीक है, त्रा बनता है, जा और उआ को मिलकर बनता है ज्ञा, जा और उआ को मिलकर, तो ये सब कैसे हैं, संयुक्त व्यंजन, यानी कि ये 2 अलग अलग से मिलकर बन रहे हैं। ठीक है, शा और रा को मिलकर बनता है श्रा, श्री वाला। ठीक है, श्रा क्या बनता है, शा और रा को मिलकर। अब अन्य भी बन सकते हैं, जैसे ता और इसको त्या। ठीक है, और भी अन्य बन सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो इनकी प्रयोग, क्षमता में क्या मिला, संयुक्त व्यंजन, ज्ञान में क्या मिला, संयुक्त व्यंजन, श्री में क्या मिला, संयुक्त व्यंजन, त्रिभुज में क्या है, संयुक्त व्यंजन, हत्या में भी क्या है, संयुक्त व्यंजन, त्या आया देखो। ठीक है, आदि मतलब और भी अन्य हो सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको संयुक्त व्यंजन पता चल गया हो, यानी कि 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन को ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। रियल में ये व्यंजन की गिनती में नहीं आते हैं, व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है, अब द्वितीय व्यंजन क्या है, द्वितीय व्यंजन वो होंगे जो एक जैसे 2 व्यंजनों से मिलकर बनेंगे, एक जैसे मतलब सेम टू सेम, जैसे कि आधा का। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत जगह, आधा चा आधा पूरा चा। ठीक है, आधा ना, ये सारे एक जैसे अक्षर, जैसे का और का को मिला के बना कक। ठीक है, तो ये कैसा है, द्वितीय व्यंजन, यानी कि एक जैसा होगा तो द्वित, और अलग अलग मिलेगा तो बनेगा संयुक्त। ठीक है, चा और चा को मिलके
आधा चा पूरा चा, ठीक है। ना और ना को आधा ना और पूरा ना, ठीक है। टा और टा को ये, यानी कि द्वित व्यंजन बिल्कुल सिंपल है, एक जैसे को द्वित और अलग अलग को संयुक्त। जैसे कि द्वित व्यंजन का प्रयोग किसमें हुआ, कच्चा, कच्चा में क्या है, द्वित व्यंजन। इससे पूछा जाए कि कच्चा में कौन सा व्यंजन है, द्वित या संयुक्त, तो आप बोलोगे द्वित, क्योंकि एक जैसा है। अलग अलग होता तो संयुक्त। पक्का में भी क्या है, द्वित व्यंजन, क्योंकि आधा का और आधा का पूरा का, ठीक है। मक्का में भी क्या है, द्वित। मिट्टी में भी क्या है, द्वित। भिन्न में भी क्या है, द्वित। बच्चा में भी क्या है, द्वित। अब्बा में भी क्या है, द्वित। तो इस प्रकार के जो अक्षर होते हैं उनमें द्वित व्यंजन होते हैं, और इस प्रकार के होते हैं उनमें संयुक्त व्यंजन होते हैं। आई होप कि आपको द्वित और संयुक्त की पूरी डिटेल पता चल गई, द्वित कब बोलेंगे और संयुक्त कब बोलेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं ये चारों को ही संयुक्त बोले हम, कुछ अन्य भी संयुक्त बन सकते हैं। जो दो अलग अलग से मिलकर बने वही संयुक्त है, ठीक है। और जो एक जैसे से मिलकर बने वो क्या है, द्वित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजन के उच्चारण, यानी कि जो स्पर्श व्यंजन है उनके उच्चारण कहां से होते हैं, ठीक है। तो उनके उच्चारण के बारे में बताता हूं मैं। अब एक ट्रिक आपको याद रखनी है, बस इस ट्रिक को अगर आपने याद रख लिया ना तो आपको सारे स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण याद हो जाएंगे। सारे क्या, मैं कह रहा हूं सभी चीजों के उच्चारण याद हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन के अलावा स्वर व्यंजन सबके ही उच्चारण याद हो जाएंगे। और ट्रिक भी बिल्कुल सरल है दोस्तों, KTMDO, ठीक है। तो KTMDO, बस ये स्पेलिंग याद रखनी है, KTMDO। कैसे याद रखोगे, याद रखने का लॉजिक इसके पीछे क्या है, आप किसी अपने दोस्त है, अपने दोस्त से मांग रहे हो ATM दियो, उससे क्या मांग रहे हो, ATM दियो, ठीक है। यानी कि अपने दोस्त से आप मांग रहे हो ATM और DO, ठीक है, DO दियो। तो याद रखना है ATM दियो मांगा था, लेकिन एक ही जगह आपको क्या चेंज करना है, K करना है, KTM दियो, ठीक है। तो KTM दियो, आपने दोस्त से मांगा ATM, लॉजिक इसके पीछे क्या है, KTM, बिल्कुल सरल है, ठीक है। अब इनसे क्या है, अब K से बनेगा कंठे, K से क्या बनेगा, कंठे, यानी कि कंठे से जो ध्वनि निकलेगी, हमारे जो कंठे से जो ध्वनि निकलती है वो किस किस अक्षर की ध्वनि निकलती है व्यंजन में, का खा गा घा ड़ा, इन सब की ध्वनि कहां से निकलती है, कंठे से ही निकलती है। सबकी ध्वनि कहां से निकलती है, कंठे से। तो K का मतलब हो गया कंठे, ठीक है। अब जो T है उसका मतलब हो गया तलव्य, T का मतलब तलव्य। तो इनके जो का, इनकी स्पेलिंग से ही मैंने बढ़ ली है, KTM दियो, ठीक है। तो कंठे KT, ठीक है, T। अब आसानी से आप निकाल सकते हो इनके, चा छा जा जा वहां पर आपको बड़माला पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो तलव्य, इनकी सारी ध्वनि कहां से निकलती है, तलव्य से, ठीक है। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी कि M, देखो देखो माँ का M, ठीक है। तो टा ठा डा ढा, इसकी ध्वनि कहां से निकलेगी, मूर्धन्य से, M से, ठीक है। उसके बाद दंत्य यानी कि D, दंत्य को किससे लिखेंगे, D, देखो KTMD, और आगे क्या आएगा, O से ओष्ठ है, तो ता ता दा धाना की ओष्ठ यानी कि तंत्य से, ठीक है। और ओष्ठ से O की, ठीक है। तो पापा बाबा माँ, यानी कि जो स्पर्श व्यंजन कितने थे हमारे, 25। इनकी ध्वनि इन्हीं जगह से निकलती है। अगर बोला जाए खा की ध्वनि निकलती है, तलव्य मूर्धन्य दंत्य, तो कहां से बनाओगे आप, पूरी का खा गा पूरी एक लाइन होती है, पूरी को ऐसे सजा दोगे इसी लॉजिक से, KTM दियो, इसी आप लाइन लगाओगे। ये पूरा इतना सा 25 वर्ड लिखे आपने, याद होने चाहिए, का खा गा गाना चाचा जा जा हुआ। बस आपको देखो मैं बता रहा हूँ डाउट कहां पे होगा, इन वालों पे होगा जो लास्ट वाले हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, आसानी से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ता था दा दा ना पापा बाबा माँ, ठीक है। तो आप आसानी से इनके फिर यहाँ पे KTMDO इस प्रकार से लगाया और आसानी से पूछ लिया। अब पूछा झा की ध्वनि तो किस में आ रहा है, T में, तो T से तलव्य। माँ, अब पूछ लिया डा की ध्वनि किस में आ रहा है, माँ में, तो मूर्धन्य। पूछ लिया दा की ध्वनि D में आ रहा है, दंत्य। तो इस प्रकार से आप आसानी से दे सकते हैं आंसर, पर आपको पूरी याद होनी चाहिए 12, ये पूरे 25 स्पर्श व्यंजन की लाइन, ठीक है। उसके अलावा ये पूरी ट्रिक याद होनी चाहिए, KTM दियो, बिल्कुल सरल है। किसी दोस्त से मांगा था ATM दियो, उसको KTM दियो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के 5वें व्यंजन के ध्वनि नाक से निकलती है, यानी कि जो स्पर्श व्यंजन की जो 5वें व्यंजन है, अड़ा ये वहां ना मा, इनकी ध्वनि अगर देखा जाए तो किससे निकलती है, नाक से। इन्हें नासिक्य भी कहते हैं, ठीक है। कौन से वर्ण भी कहते हैं, नासिक्य वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। किन्हें, इन्हीं पांचों को। कौन से पांचों को, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इन्हें सर्कल करके दिखाता हूं। इन वाले पांचों को, जो आपको इधर जो दिख रहे हैं, जो मैंने ये बॉक्स में बंद कर दिए, इन पांचों को नासिक्य भी कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए ना को क्या बोलेंगे, नासिक्य, माँ को क्या बोलेंगे, नासिक्य भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं स्वरों का उच्चारण। तो अभी व्यंजनों का उच्चारण समझ लिया आपने, बिल्कुल सरल है, KTM दियो, पांचों का अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं। अब स्वरों का उच्चारण उसी ट्रिक से ही, ठीक है। तो स्वर क्या है हमारे, ये है 11, ठीक है। इनका उच्चारण अब देखो, इसका तो आपको पता ही है, कंठे से काखा गाड़ा की, ठीक है। अब कंठे में छोटा और बड़ा, इन दो का उच्चारण होगा कंठे से ही, ठीक है, छोटा और बड़ा, ठीक है। तो यानी कि
काखा गागा तो होगा ही, और शुरू वाले दोनों का भी किसका होगा, कंठे से ही। ठीक है, तो अब आसानी से जोड़ सकते हो, कंठे से किस किस का उच्चारण हो रहा है, पूरे का वर्ग का, इसे का वर्ग पढ़ा जाएगा। अगर आपने वर्ग वाले वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बताऊंगा, इसे पूरे का वर्ग का उच्चारण किससे होता है, कंठे से ही, और छोटा और बड़ा का भी उच्चारण कंठे से ही। ठीक है, उसके बाद तलब्बे, यानी पूरा इसे क्या पढ़ेंगे, चा वर्ग। ठीक है, ये क्या है हमारा का वर्ग, ठीक है, और ये वाला क्या है, चा वर्ग। ठीक है, तो चा वर्ग का उच्चारण भी किससे होगा, तलब्बे से, क्योंकि टी। ठीक है, के टी। अब इसमें क्या आ जाएगा, छोटी और बड़ी, आगे के दो, बिल्कुल सरल है। ठीक है, तो छोटी बड़ी का उच्चारण तलब्बे से। ठीक है, देखो याद रखना है, यहाँ पे अब ये सीक्वेंस हट जाएगा, अभी तो दो का सीक्वेंस साथ चल रहा था। ठीक है, उसके बाद मूर्धन्य यानी कि टाठा डा, यानी कि ये कौन सा वर्ग कहलाएगा, टा वर्ग। ठीक है, तो टा वर्ग का एम। ठीक है, यहां से देखो का वर्ग में के टी एम, तो एम से मूर्धन्य। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हो। इसका उच्चारण ऋण, इसमें क्या आ जाता है, ऋण आ जाता है। ठीक है, तो ऋण, ये वाला ऋण, यानी अब आपका वो छोटा ऊ बड़ा ऊ कहां गया, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं सीक्वेंस से ये आगे नहीं होगा। ठीक है, तो ऋण का उच्चारण किसमें होगा, मूर्धन्य से। ठीक है, तो आप देखो कैसे याद रखोगे, मुंह में क्या है, ऋण। ठीक है, ऋण अटक गया, यानी कुछ भी ऐसे ऋण कर दो। ठीक है, ऋण मार दी मुंह की, जैसे कोई चीज खाली आपने तो क्या कहा, ऋण मार दी यार मुंह की। ठीक है, बोलते नहीं बोलते, ऋण मार दी तो ऋण से ऋण। ठीक है, तो मुंह से मूर्धन्य, बिल्कुल सरल है। ठीक है, जैसे कोई खट्टी कड़वी चीज खवा दी आपको तो क्या कहोगे, मुंह की ऋण मार दी, तो ऋण से ऋण। ठीक है, और इसे कैसे याद रखोगे, अगर आप भूलना है तो ता में ताई। ठीक है, ताई से याद रख लेना, ताई बोलते हैं ना, ताऊ की ताई होती है ना, ताई, तो ता के साथ क्या मिला, ई मिला, ताई। ठीक है, बिल्कुल सरल है। चलिए और देखते हैं, दंते, दंते में डी। ठीक है, दंते का क्या है, डी, तो ता था दादा ना, ये तो है ही, मैंने बताया था पूरे सीक्वेंस से पांचों का स्पर्श व्यंजन का। ये कौन सा वर्ग कहलाएगा, ता वर्ग। कैसा कहलाएगा, ता वर्ग। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं आता है, दंते में कोई सा भी स्वर नहीं आता है, याद रखना है आपको, दंते में यानी दांत के नीचे कोई भी स्वर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि स्वर यानी स्वर कैसे बोलते हैं, हमारी धबनी को बोलते हैं। धबनी किससे निकलती है, हमारी जीभ से या कंठ से। ठीक है, तो दांत के नीचे अगर जीभ आ जाएगी तो कुछ निकलेगा, कुछ भी आवाज नहीं निकलेगी। तो ऐसे याद रखना, कुछ भी उसमें दांत के नीचे नहीं आता है। ठीक है, ओष्ठ, हाँ ओष्ठ यानी कि ओ। ठीक है, तो ओष्ठ से आप देख सकते हो कौन सा ध्वनि बोल सकते हो, ओष्ठ से आप बोल सकते हो ऊ, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो ऊ, देखो ऊ को करोगे तो ओष्ठ आपके ओ जैसे हो रहे होंगे। ठीक है, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ओष्ठ में ही आते हैं। ठीक है, ओ में। ठीक है, ओ, तो ओ को याद ही रख सकते हो, ऊ ओ। ठीक है, बोलते हैं ना, बोलते हैं ऊ ओ। ठीक है, तो ऊ एक जैसी ध्वनि है। अब ये जो रह गए, तो ये तो 5-7 हो गए, अब ये दो रह गए, दो ये दो ये, तो इनको स्पेशली अलग ही दिया गया है। तो आपको याद रखना है कंठे तलब्बे, जिसे टीका, अब मैं इसको ट्रिक बोलता हूं टीका। ठीक है, टी के है, वैसे मैं टीका बोलता हूं। ठीक है, तो टीका से, टी से तलब्बे और का से कंठे। ठीक है, तो कंठे तलब्बे या तलब्बे कंठे कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, दोनों मिक्स ही है। तो जिनकी ध्वनि निकलती है इसमें ए और ए की आती है, टीके में ए ए। ठीक है, तो आप देखो कैसे याद रखोगे, ए के ऊपर ये क्या लगा दिया हमने, टीका ही तो लगा दिया है। अगर ए मैंने लिखा है ऐसे, इसके ऊपर ये सीधा क्या काट दिया, टीका। ठीक है, तो टीका, तो याद रखना है ए में क्या लगा हुआ होता है, टीका। ठीक है, तो ए किसमें, टीका, तो टी से टीके को याद रखो, टीका, तो कंठे तलब। ठीक है, तलब्बे कंठे टीका, बिल्कुल सरल तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये लॉजिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए। ठीक है, मैं तो इसी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से निकाल लेता हूँ इन सारे अक्षरों को। ठीक है, कहीं की भी ध्वनि का उच्चारण पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद ओष्ठ, ओके, तो इसको याद रखना है ओके। ठीक है, तो देखो ओके में तो खुद ही आ रहा है ओ, देखो अगर इसको लिखोगे ओ, ठीक है, लिखोगे नहीं ओ, और इसके पीछे क्या लगा दिया, के, ओके, तो बस इसको क्या रखना है, ओ और के। तो ओष्ठ और कंठे, ओष्ठ और कंठे से किसकी ध्वनि निकलती है, ओ की, ओके ओके। ठीक है, ओके बोला था, ओके ओके, टीका लगाया था तो टीके, इसको ए में क्या है, टीका लगा हुआ था, ओके में ओके, बिल्कुल सरल है। तो स्वरों का उच्चारण पता चल गया होगा। कंठे से किसका निकलता है, छोटा बड़ा का, तलब्बे से किसका निकलता है, छोटी बड़ी का, मूर्धन्य मुंह में ऋण लग गया था, ई ऋण का, ओष्ठ में ओ से ऊ, ओ ऊ। ठीक है, तो ओष्ठ का, और टीका लगाया था ए का, कंठे टीका यानी कि कंठे तलब्बे, और ओके तो ओके ओष्ठ और कंठे। ठीक है, किसका है, ओ का। आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे का जो है वो मैं आपको कल बताऊंगा अगले पार्ट 2 में, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए और इसकी सारी वीडियो आपको आगे मिलेंगी। ठीक है, अब यहीं पे इस वीडियो को मैं रोकता हूं क्योंकि काफी लंबा पार्ट हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सेकंड पार्ट का वेट करें। जय हिंद, जय भारत।